हेलो, तो नमस्कार साथियों। आज स्वागत है हमारे चैनल स्कॉलर सम्राट में। तो आप लोग देखिएगा, आज भारत में राष्ट्रवाद जो राष्ट्रवाद यानी कि जो भारत में राष्ट्रवाद है ना, इसे मॉडर्न हिस्ट्री बोला जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन जो ये डी होगा, यहाँ पे ITI का इंट्रेंस एग्जाम और पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल इस सब में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री के लिए बहुत ही बेहतरीन है और कम्पिटिटिव लेवल का भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इस वीडियो में बने रहें। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में राष्ट्रवाद यानी राष्ट्रवाद क्या। भारत मतलब देश है भारत, और राष्ट्रवाद क्या। तो राष्ट्रवाद एक भावना है। क्या राष्ट्रवाद एक भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक वातावरण में रहने वाले जो किसी विशेष भौगोलिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक वातावरण में रहने वाले लोगों के बीच प्रेम एवं एकता का संचार करती है। प्रेम एवं एकता का संचार करती है। क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। तो राष्ट्रवाद एक भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक सांस्कृतिक सामाजिक वातावरण में रहने के वाले लोगों के बीच प्रेम और एकता का संचार करती है। प्रेम और एकता बनाए रखने के लिए जो शब्द होते हैं उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद देश के प्रति प्रेम स्नेह लगाव वही राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रवादी चेतना का उदय या राष्ट्रवाद का उदय यानी कि राष्ट्रीयता का उदय, ये होता है राष्ट्रवाद का अर्थ। और राष्ट्रवाद के उदय के कारण तो राष्ट्रवाद क्यों उत्पन्न हुआ भारत में, तो इसका मेन रीजन था लॉर्ड लिटन की नीति। लॉर्ड लिटन जो है था ना 1876 से 80 उसका कार्यकाल रहा। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल 1876 से 80 रहा। तो 76 से 80 के बीच उन्होंने 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस लाया, जिसमें भारतीय भाषा में छपने वाले जो अखबार थे ना उसको अंग्रेजों को दिखाना होता था। यदि नहीं दिखाया ना तो उसे सारी संपत्ति जब्त कर ली जाती थी कि यदि आप लोग प्रेस में क्या छाप रहे हैं उसको पहले अंग्रेजी सरकार को दिखाना होता था। इसीलिए इसमें उग्रवादी बात इसमें नहीं लिख सकते थे यदि यहाँ पे, इसीलिए वो लोग देखना चाहता था। और 1889 में लिटन ही 1879 में आर्म्स एक्ट आया। 1879 में क्या आया? आर्म्स एक्ट आया। और वो भी कौन लाया? लिटन लाया। और इसमें भारतीयों को हथियार रखने पर रोक लगाया कि भारतीय लोग हथियार नहीं रखेगा, भारतीय लोग हथियार रखना गैर कानूनी। और लिटन ने ही सिविल सेवा में भर्ती का 21 वर्ष था उसको घटाकर 19 वर्ष कर दिया, जिसमें बहुत सारे लोगों का जो एज था जो 21 साल के में तैयारी कर रहे थे और 19 साल कम एज कर दिया। इसलिए बहुत सारे लोग जो ICS परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत बड़ा ठेस पहुँचा। और फिर लॉर्ड रिपन आया। लॉर्ड रिपन आया ना, तो इसे कहा जाता है जो लॉर्ड रिपन है, तो इसने जो लिटन जो काम किया था, लिटन मैंने लाना यानी कि जो काम लाया था रिपन उसको रिमूव कर दिया, मैंने हटा दिया। तो यहाँ पे रिपन की नीतियाँ है कि आर्म्स एक्ट तथा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को तथा सिविल सेवा भर्ती की 19 से 21 कर दिया। आर्म्स एक्ट हटा दिया, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट हटा दिया और 19 वर्ष जो किया था लिटन उसको 21 वर्ष कर दिया। और इसमें बुक में तो नहीं है लेकिन यहाँ पर आप लोग समझिएगा कि 1881 में जो कम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम होते हैं, बिहार पुलिस हो गए, दरोगा हो गए, या कोई इंटरेस्ट एग्जाम हो गया, डीलेड वगैरह सब, या BED सब के इंटरेस्ट एग्जाम देना, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहली बार पूर्ण जनगणना कौन करवाया था, तो यही रिपन करवाया था 1881 में। इलवर्ट बिल कौन पारित किया था? इलवर्ट बिल जो आया था 1883 में, इसी के समय इलवर्ट बिल आया था। और जिसके तहत भारतीय जज अंग्रेजी को सुना सकते थे और अंग्रेज ने इसका बहुत बड़ा विरोध किया, जिसे श्वेत विद्रोह भी कहा जाता। और ये जो इलवर्ट बिल है ना वो पारित नहीं हो पाया, उसे वापस ले लिया गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इटली की जो नर्स थी उसने रिपन को कहा कि भारत के क्या उदारक है। भारत को उदारक किसे कहा गया? रिपन को कहा गया भारत का उदारक। कौन कहते हैं? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थे वो क्रीमिया युद्ध में सैनिकों की सेवा की थी। उनका सपना था कि हम सैनिक बने, सैनिक बनने का सपना था, लेकिन उस समय महिलाओं को सैनिक में जाने का अधिकार नहीं, मतलब उसमें महिलाओं को भर्ती नहीं होता था। इसीलिए उसने सेवा, देश की सेवा के लिए सभी घायल सैनिकों की सेवा करने लगी। और उसमें उन्हें जब रात को भी उन्हें कोई पता चलता था कि सैनिक बीमार है तो वो लेडी यानी कि लैंप लेके वहाँ पहुँच जाती थी और उसका इलाज करती थी, इसीलिए उन्हें लेडी विद द लैंप भी कहा जाता है। अब कर्जन की नीति है जो भी राष्ट्रीयता के उदय में बहुत बड़ा भूमिका निभाया। तो कर्जन 1899 से 1905 में आया, 1899 से 1905 में आया। और उन्होंने 1899 में लॉर्ड कर्जन ही कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट लाया। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट कब आया था? 1899 में। कौन लाया था? तो कर्जन लाया था। और 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम, पूछेगा विश्वविद्यालय अधिनियम कौन लाया था? तो कर्जन है। कब? 1904 में। और सबसे बड़ा इसका घटना था 1905 में किया था, सबसे बड़ा काम कर दिया था कि बंगाल का विभाजन कर दिया था। और उसका मूल निर्देश था कि हिंदू मुस्लिम जब एक रहेगा तो हमको बहुत मारेगा, यानी कि विद्रोह करेगा और ये लोग मजबूत
मजबूत हो जाएगा। इसीलिए हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए ये बंगाल विभाजन किया था, और उसमें एक हिस्सा हिंदू को कर दिया, दूसरा हिस्सा मुस्लिम को कर दिया, और इसका बहुत बड़ा विरोध हुआ और ये लागू हुआ था बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन लागू हो गया था, 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो गया, और 1911 में इसे रद्द करना पड़ा। जो बंगाल विभाजन था उसको रद्द करना पड़ा। और 1907 में देशद्रोही सभा अधिनियम और सभाओं पर रोक लगाने के लिए 1907 में क्या आया था, देशद्रोही अधिनियम। ये जो कर्जन नहीं लाया था, कर्जन का कार्यकाल 1905 तक ही है। कर्जन का कार्यकाल कब तक है, 1905 तक है, तो 1907 में थोड़ा ये लाएगा, तो यहाँ पे कर्जन का ही काम नहीं था। और आगे देखेंगे 1910 में आया था इंडियन प्रेस एक्ट। इंडियन प्रेस एक्ट पूछेगा कब आया था, तो 1910 में। और इसमें क्या कहा गया था कि उद्देशित जो पत्र लिखा जाता है यानी पेपर लिखा जाता है उसको दंड दिया जाएगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा, उसको सजा दी जाएगी, तो इसीलिए उसको कहा गया इंडियन प्रेस एक्ट लाया था अंग्रेज के द्वारा। और फिर डलहौजी का जो नीति था, डलहौजी बहुत पहले ही नीति लाया था। ये तो स्वतंत्रता 1857 की क्रांति से पहले ही डलहौजी आया था। 1848 से लेकर 56 तक इसका कार्यकाल रहा, यानी कि इसका 8 साल का कार्यकाल रहा, तो लंबा कार्यकाल रहा। और इसमें इसी बीच ने सबसे पहले इसका काम ये रेलवे लाया, टेलीग्राफ, डाक तार इत्यादि का प्रारंभ करवाया था। लेकिन इन्हें जो ये आधुनिक भारत का जनक भी इसको कहा जाता है, तो पूछे डलहौजी को आधुनिक भारत का जनक किससे कहा जाता है, तो डलहौजी का। और यहाँ पे जो 1848 में इसका सबसे बड़ा काम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि राज हड़प नीति। इसका 1848 में सबसे बड़ा काम था राज हड़प नीति, जिसके तहत सर्वप्रथम सतारा को हड़पा था, सतारा क्षेत्र को। और इन्होंने पंजाब के शासक से कोहिनूर हीरा छीन करके इंग्लैंड भेजा था। यानी कोहिनूर हीरा कहाँ से पंजाब से प्राप्त करके इंग्लैंड भेजा कौन था, तो ये डलहौजी था। लेकिन पूछेगा कि जो भारत में राष्ट्रवाद के आर्थिक कारण क्या थे, ये तो हो गया जो नीति क्या क्या नीति था। लेकिन पूछेगा आर्थिक कारण क्या था, राष्ट्रवाद के उदय के कारण है, लेकिन ये है आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण ये है कि जो भारत में कच्चे माल का निर्यात, भारत में से जो कच्चा माल लेके जाया जाता था, यहाँ से कच्चा माल को लेके जाके इंग्लैंड या कोई दूसरा देश में उसको से नया पदार्थ बनाना। दूसरा था 1882 में सूती वस्त्र ऊपर से आयात कर हटा दिया। जब कोई चीज़ आता है किसी देश में, जैसे हम चाइना का फ़ोन आ रहा है भारत में, तो इसको पे जो मोदी सरकार है, जो हमारे गवर्नमेंट है, सरकार है, वो क्या लगाती है, टैक्स लगाती है। वो टैक्स हटा दिया, तो कोई भी कितना भी खराब सामान यहाँ ला के बेच सकता है, उसको सस्ता पड़ेगा और यहाँ से पैसा ढेर सा बटोर के ले जाएगा। तो इसी तरह से इसको आयात कर हटा दिया कि जौन जिसको मना है और यहाँ बेचो सामान। और भारत में मशीन से बना सामान इंग्लैंड से आता था, जो भारत में मशीन से बना हुआ सामान था भारत में नहीं बनता था, इंग्लैंड से आता था। और कृषि एवं कुटीर उद्योग का विनाश हो गया। जब मशीन से सामान बनने लगेगा तो कृषि और कुटीर उद्योग, छोटा छोटा उद्योग क्या हो गया, विनाश होने लगा। और धन निष्कासन का सिद्धांत इसी समय जो दादा भाई नौरोजी दिए थे, आर्थिक कारण में ही धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी दिए थे। और यही सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय लगाया का अनुमान लगाया था कि हर व्यक्ति का आय क्या 20 रुपया, प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया का अनुमान लगाए थे दादा भाई नौरोजी। तो वह पढ़ना है तुमको इकोनॉमिक्स में। सामाजिक के कारण, तो अंग्रेज अपने को श्रेष्ठ मानता था तथा भारतीयों को हे दृष्टि से, माने कि उसको घिन दृष्टि से देखता था कि जो भारतीय है वो अच्छा नहीं है, भारतीय लोग जो होते हैं खराब होते हैं, और हम लोग महान हैं, हम लोग को भगवान भेजा, इन लोग को नौकर बना के भेजा गया। अंग्रेजों ने अपने साथ भारतीयों को रेल यात्रा नहीं करने देता, कहता था कि तुम लोग इंसान लायक नहीं हो, तुम लोग हमारे साथ जाएगा तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। और प्रजातीय भेदभाव किया कि तुम्हारा ये जाति है, वे जाति है, इस तरह से प्रजातीय भेदभाव भी हुआ। और सरकारी सेवाओं में पक्षपातपूर्ण हुआ कि सरकारी सेवा, जो सरकारी नौकरी लगता है तो किसी कहा जाता है कि अब किसी का जो होता है बड़ा बड़ा अधिकारी होता है तो लोग घूस से नहीं, किसी का पिताजी दरोगा एसपी हैं तो लोग को एग्जाम में जगह तक क्वेश्चन वायरल हो गया, सबकी कॉपी भी रंगा जाता है। तो इस तरह से वो लोग सरकारी नौकरी सब में आसानी से हो जाता है। और जो गरीब का बाल बच्चा रहता है उसको मेहनत करते रहता है और उसको नौकरी नहीं होता और बहुत सारे मेहनत करना पड़ता है। तो इस तरह से सरकारी सेवाओं में जाज है। बहुत पहले ही अंग्रेजी वाला नीति अभी भी अपनाए हुआ है नेता लोग नहीं समझ रहा है कि अब भारत आज़ाद हो गया, ये लोग समझ रहा है कि आज भी अंग्रेजी का शासन है, इसीलिए वो लोग अपना नेता का बाल बच्चा देखे आराम से नौकरी ले लेता है। और वे लोग नौकरी क्या करेगा, लोग तो लंड फंड से बहुत सारा पैसा रहता है। और धार्मिक कारण था सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। धार्मिक कारण में सबसे बड़ा था सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। ब्राह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय किए थे।
और आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती की। ये सब दरोगा और पुलिस में भी क्वेश्चन पूछता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में कौन किया था, तो राजा राम मोहन राय, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने कब किया था, तो 1875 में। और जो दयानंद सरस्वती वो नारा दिए थे उनका, उसे कहा जाता है वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर लौटो का नारा कौन दिया था, दयानंद सरस्वती। ये बहुत ही बेहतरीन नोट्स है और ये नोट्स को एक बार पढ़ लीजिएगा तो आप बोर्ड एग्जाम में या कोनो भी एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा और बहुत ही बेहतरीन तरीका से इन नोट्स को बनाया गया। 1858 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा विधवा पुनर्विवाह का प्रयास किया गया। 1858 में जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे वो कहते हैं कि जो सती प्रथा समाप्त हो गया था। तो सती प्रथा समाप्त होता, बहुत सारे सती प्रथा में क्या था कि जब किसी महिला का पति मर जाता है तो उसके साथ महिला को भी जलना होता, इसी को सती प्रथा कहा जाता था। इन सती प्रथा को समाप्त किया करने के बाद विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जो विधवा बची उसको से कोई शादी ही नहीं कर रहा था। इस तरह से बहुत सारे विधवा लोग अपना खुद जान ले कि ये सती प्रथा हटाया है क्यों, हमारा कोई समाज में इज्जत ही नहीं। तो इसलिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सबसे पहले अपने बेटे की शादी एक विधवा से किए, बेटा की शादी एक विधवा से किया और उस दिन से सब विधवा से शादी होने लगा, इसीलिए कहा जाता है विधवा पुनर्विवाह। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब किया, 1784 में। सर विलियम जोन्स पूछेगा कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब किए थे, तो 1784 में। यहाँ थोड़ा सा कट रहा, 1784 याद दिया यहाँ पे देख लेना, 1784 में किए थे, यहाँ पे कट रहा था। और विलियम जोन्स, मैक्स मुलर, चार्ल्स विल्किंस आदि यूरोपीय विद्वान ने भारतीय धर्म ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो पूछेगा कि भारतीय धर्म ग्रंथों का अंग्रेजी अनुवाद करने वाले कौन कौन से अंग्रेज थे, यानी कि विदेशी थे, यूरोपीय थे। तो यूरोपीय वो सब था विलियम जोन्स, मैक्स मुलर और चार्ल्स विल्किंस, ये सब और भी था लेकिन ये तीनों ज़्यादा फेमस है। अगला हम लोग देखेंगे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस के बारे में। तो 1815 में, जो 1885 में, 28 दिसंबर 1885 को गोकुल दास तेजपाल विश्वविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए होम द्वारा, जो स्कॉटलैंड के क्या थे, असैन अधिकारी थे, उसके उसके अध्यक्ष थे, संस्थापक थे और इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी को बनाया गया। ये था इतना। और प्रथम विश्व युद्ध से यहाँ पे अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। इसमें 2 गुट था। प्रथम विश्व युद्ध में कितने गुट थे, 2। मित्र राष्ट्र, जिसमें मित्र राष्ट्र की विजय हुआ, और केंद्रीय राष्ट्र, जिसमें केंद्रीय राष्ट्र की क्या होगी, हार होगी, जिसको धुरी राष्ट्र भी बोला जाता है केंद्रीय राष्ट्र को। मित्र राष्ट्र में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस था, और केंद्रीय शक्ति में जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया और हंगरी था। इन शुरुआती के समय में लगा कि जो केंद्रीय राष्ट्र यानी धुरी राष्ट्र जीत जाएगा, लेकिन जब 1917 में अमेरिका उस युद्ध में मित्र राष्ट्र की तरफ से आ गया तो इसका पलड़ा भारी हो गया और केंद्रीय शक्ति यानी धुरी राष्ट्र हार गया और प्रथम विश्व युद्ध और अपने को क्या विजेता घोषित कर ले लो। प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत का अंतर संबंध में, प्रथम विश्व युद्ध में भारत में क्या क्या हुआ, क्या भारत में घटना हुआ। तो युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों द्वारा जिम्मेदार सारा का आश्वासन हुआ कि जो यहाँ पे ज़्यादा टैक्स लगा दिया, और रक्षा व्यवस्था में महंगाई की वृद्धि हुआ, रक्षा व्यवस्था एवं महंगाई में वृद्धि हो गया, रक्षा व्यवस्था पूरा कड़ा किया गया और महंगाई बढ़ गया। और 1915-17 के बीच एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक मिल करके ना होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट जो थी आयरलैंड की थी, तो 1915 से 17 के बीच क्या किए, होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल लीग की स्थापना, होम रूल लीग आंदोलन करवाए और देश विदेश के क्रांतिकारी आंदोलन में सबसे पहले 1913 में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की। और इससे क्या हो गया, कनाडा में जो भारतीय था और भी भारतीय विदेश में था, वो लोग भी अंग्रेज के प्रति अपना प्रतिक्रिया दिखाए और वो लोग भी आंदोलन करना, मतलब इनको से प्रेरणा लेकर वो लोग भी कुछ छोटा छोटा आंदोलन करने लगे। और 1916 में कांग्रेस के गर्म दल और नरम दल एक हो गए। 1907 में गर्म दल और नरम दल में माने कि विभाजन हो गया था। 1907 में गर्म दल और नरम दल में विभाजन हो गया था, लेकिन 1916 में गर्म दल और नरम दल एक हो गए। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ और 1907 में गर्म दल और नरम दल का विभाजन हो गया, माने कि गर्म दल अलग हो गया, नरम दल अलग। पूछे गर्म दल वाले क्या होते थे, तो ग्रामीण होते थे, और नरम दल वाले शहरी। आज भी देखते हैं गांव के लोग ज्यादा गुस्सेले होते हैं, थोड़ा सा में मार कर लेते हैं, लेकिन शहर के लोग छोटे छोटे बात पे ये इग्नोर कर देते हैं कि अरे छोड़ो, ऐसा बड़ा बड़ा शहर में छोटा छोटा गलती होते रहता है। तो इस तरह से अभी भी जो नियम है वही पहले भी था। पूछे गर्म दल के लोग सबसे अधिकतम कहाँ के थे, तो गर्म दल के लोग अधिकतम थे जो ग्रामीण क्षेत्र के थे, और नरम दल के लोग ज्यादा क्या से शहरी क्षेत्र से थे।
कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, और इसमें का अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजूमदार। और इसी अधिवेशन में आए थे, बिहार से गए थे, यानी कि चंपारण यानी बिहार से गए थे विनोद कुमार शुक्ल, और महात्मा गांधी से मिले और कहे कि आइए बिहार। तो कहा बिहार क्यों आए हम लोग? तो बिहार आकर देखिए चंपारण में जो किसानों के साथ बहुत बड़ा घटना हो रहा है, 3 कट्ठे पर था अंग्रेजी लगाए हुए थे। कहा क्या 3 कट्ठे पर था? क्या हमको समझाओ था? बोले कि 3 कट्ठे पर था मतलब 3 कट्ठा में जो खेत 20 कट्ठा यानी किसी का 1 बीघा जमीन है उसमें 3 कट्ठा नील का खेती करना अनिवार्य कर दिया अंग्रेज। और वो भी नील का जो उत्पादन, एक बार जब फसल खेत में नील का उत्पादन हो जाता था वो जमीन बंजर हो जाती थी, जिससे बहुत सारे खेतों बंजर होने लगे, और उसको नील उपज के बाद भी उसको अच्छी तरह पेमेंट नहीं मिल पाता था उस तरह से कि जिस तरह से नील जितना मेहनत लगता है उगाने में उस तरह का। और 1918 में गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह किए, और इनसे महात्मा गांधी की बहुत सफलता मिली। सब जितना भी आंदोलन कर रहे हैं सब में सफलता मिलते जा रहा है। और प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव महंगाई का अपने चरणों पर था, मजदूर दस्ता के किसान प्रभावित हुए, और आयात पर रुके गए फलता भारतीय उद्योग फले फूले। एवं जब आयात कर रुक गया तो भारत के छोटा मोटा उद्योग था वो विकास किया, और राष्ट्रवादी भावना में प्रभाव में बावजूद उपनिवेश पर कठोर नियंत्रण का प्रयास किया गया, और अंग्रेज लोग कठोर नियंत्रण लगा दिया। और 1919 का मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया, और प्रांतीय परिषद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई, और भारत में गांधीवादी आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ। और राष्ट्रीय आंदोलन, तो राष्ट्रीय आंदोलन 3 चरणों में था। पहला 1885 से 1905, दूसरा 1905 से 1919, और तीसरा जिसको गांधी युग कहते हैं 1919 से 1947। तो फिर 19 मार्च 1919 को क्या हुआ था? राउलेट एक्ट आया, और भारतीय क्रांति को दबाने के लिए सिडनी राउलेट ने इनर्शियल ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्ट लाया, जिसे राउलेट एक्ट भी कहते हैं, जिसके तहत शक के आधार पर पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी, और इसे गांधी जी ने काला कानून कहा, और इसे बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील का भी कानून कहा जाता है। और इसी एक्ट के तहत अमृतसर में डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचली को गिरफ्तार कर लिया गया, और उनका गिरफ्तारी हुआ था 9 अप्रैल 1919 को। लेकिन उसी के 4 दिन बाद जलियांवाला बाग में वहाँ के लोगों ने, अमृतसर के स्थानीय लोगों ने इस बाग में जो जलियांवाला नाम बाग में कहा कि सभा करते हैं, क्योंकि हमारे जो बहुत अच्छे नेता हैं सैफुद्दीन किचलू और कौन है ये सतपाल, तो ये दोनों बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे नेता थे। इन्हीं के लिए क्या हुआ था गिरफ्तारी में, जो इनका गिरफ्तारी हो गया था, इसी के विरोध में जलियांवाला बाग में लोग सभा करने के लिए बैठ गए। और जैसे सभा करने के लिए बैठे तो यहाँ पे सभा चल ही रही थी कि हमारे भारत का ही एक गद्दार, जिसको कह सकते हैं नाजायज, जिसको कहता है कि जिसके माता कौन है पिता कौन है उसको कोई पता नहीं है, उसको कहा जाता है नाजायज या पड़ोसी का लड़का, यानी पड़ोसी का लड़का होगा। क्या कि जो अपने देश से गद्दारी करता है तो वो क्या अपने माँ से प्यार करेगा, यानी कि उस माँ का नहीं पड़ोसी का हो सकता, इस तरह से बोला जाता है। लेकिन ये हम अपना जितना राय हो उस तरह से बोलो। लेकिन यहाँ पर जलियांवाला बाग में वो था, उसका नाम था क्या हंसराज नामक भारतीय ने इसकी सूचना जाके किसको दे दिया? हंसराज, यहाँ पे लिखा हुआ हंसराज नामक भारतीय ने इसकी सूचना जाके अंग्रेजों को दे दिया। और अंग्रेज का जो था, अंग्रेज में था वहाँ पे जनरल डायर था जो पता चल गया कि, तो उसने जनरल आर डायर को, वो डायर था वहाँ पे, और आर डायर को कहा कि जाइए यदि बड़ा लेवल की यानी कि दरोगा लेवल से एग्जाम में और बीपीएससी लेवल का या यूपीएससी बीपीएससी लेवल का जब एग्जाम में पढ़ेगा तो वहाँ आप लोग को मिलेगा पड़ेगा कि जो आर डायर वो डायर में, तो वो डायर था जो आदेश दिया कि जाइए गोली चलाओ, उसके पे गोली चलाने का ऑर्डर दिया, और आर डायर ने गोलियों चलाकर उसे भून दिया, माने कि बहुत सारे लोगों पर, निहत्थों लोगों पर गोलियां चलाने लगा, गोलियां बरसा दिया, मैंने गोली के बारिश कर दिया। हम लोग क्या होता है बारिश गोली का, जो कहता है ना कि गोली के बारिश कर दो पैसे की, यहाँ पे बारिश हो रहा गोली की, तो गोली के बारिश कर दिया। और जिसमें जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा चल रहा था, वहाँ पे बीच में क्या था, एक ही वो गेट था और उसका दीवार बहुत ऊंचा था, तो कोई भाग भी नहीं पा रहा था। और कितने लोग, वहाँ पे कुआं था, वहाँ पे सब लोग बचने के लिए गोली के डर से कुआं में कूदने लगे, लेकिन कुएं में सबसे ज्यादा आदमी कमात हुआ था, कहा कि कुआं में कूदने से पहले ही और कुछ लोग कूदे हुए थे, और उसी पे कूदने से बहुत सारे लोग मर गए। उनका
जो कहते हैं जान चला गया, प्राण निकल गया। ये और इस तरह के जो बहुत भड़कीले इतना बड़ा जो कांड हुआ, इसमें हजारों माने कि हजारों लगभग हजारों लोग मारे गए। हजारों लोग मरना बहुत ही, ये एक छोटा सा शहर अमृतसर में हजारों लोग मर गए, और वो भी देश के लिए, यानी कि रॉलेट एक्ट जो आया था उसके विरोध में, जो दो के सतपाल किचलू और सतपाल यानी कि सतपाल और किचलू की गिरफ्तारी के लिए ये लोग सभा कर रहे थे इसके लिए। तो आर वहाँ से तो फिर दोनों को यहाँ से अंग्रेज तो कहता था जो भी कोई आंदोलन किया उसको भगाओ ना तो यहाँ के लोग उसको मार देगा, इसी डर से वो भाग गया इंग्लैंड। और वहाँ पे जैसे ही गया इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड में उसको पे कहा कि जी तो गलत काम करके है, जी सब के कारण ना था, लेकिन वहाँ इंग्लैंड वाला जो लोग था उसको सब बासी दिया कि हाँ तू बहुत अच्छा, तलवार से उसे नवाजा गया और शेर बोला गया, तुम शेर हो। इसलिए उसको एक जो भारत के ही थे उधम सिंह, उनकी माता पिता का जो देहांत यही आंदोलन में हो गया। कहा जाता है कि इनकी माता पिता का आंदोलन इसी जलियांवाला बाग में हो गया। और किसी का कहना है कि जो लड़का था इसी भीड़ में था, और वो भीड़ को देखा था लेकिन वो नहीं मारा था, लेकिन वो देखा था कैसे मारा और प्रण लिया था कि हम इसको मारेंगे, जो ऑर्डर दिया मारने का उसे हम एक दिन जरूर मारेंगे। और रोज सपना देखता था, और उसका मेन मकसद था जो जनरल ओडायर को मारना। और एक दिन ट्रेन में बोगी में जो हो गए छिप के चले गए लंदन, और दो अपना रिवॉल्वर खरीदे थे, जिनके पास था रिवॉल्वर खरीद के वहाँ जा करके। और 1940 में उधम सिंह ने क्या किया, 1940 में उधम सिंह ने उन्हें मार दिया। 1940 में उसको गोली मार दिया सभी के सामने, और सरेंडर कर दिया कि लो हमको फांसी पर दे दो। और फांसी पर चढ़ते समय पूछा था कि तुम्हारा नाम क्या, तो उसने बोले थे राम मोहम्मद सिंह इकबाल। राम मोहम्मद सिंह इकबाल अपना नाम बोले थे। और सरकारी रिपोर्ट जब आया था कह रहा कि 379 लोग ही मरा। भारतीय रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1000 प्लस लोग हैं। इस नरसंहार के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि जो रानी विक्टोरिया के द्वारा दिया गया था, इन्हें नाइट की उपाधि त्याग दिए। और गांधी जी ने कैंसर हिंद की उपाधि लौटा दी, कैंसर हिंद की उपाधि लौटा दी। और बॉयस राय के कार्यकारिणी अध्यक्ष जो थे यानी कि शंकर नायर, उसने बॉयस राय की कार्यकारिणी पद से त्याग पत्र दे दिए कि हम लोग को इसको में नहीं रहना है, आप लोग इतना आप अपना मर्जी की करता है तो वहाँ पे छोड़ दिया सब। और अब आया खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने मुसलमानों से यह वादा किया था कि तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे, किंतु तुर्की का पराजय के फलस्वरूप ओटोमन साम्राज्य का विघटन कर दिया, यानी कि विभाजन कर दिया, ओटोमन साम्राज्य को अलग कर दिया। और ओटोमन साम्राज्य का शासक तुर्की का सुल्तान इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करता था, और वो उसको भगवान की तरह मानता था। कहता इनका जो बात है बहुत ही सही है, भारतीय मुसलमानों को यार दुर्व्यवहार पसंद है, यानी कि हमारे भगवान के साथ ही गलत किया। वो खलीफा को भगवान मानता था, तुर्की के राजा को खलीफा ने भगवान मानता था। और 1920 में भारतीय मुसलमानों ने इस नीति का बदलने के लिए जोरदार आंदोलन किया, जिसे खिलाफत आंदोलन कहते हैं। तो यही था तुर्की का जो ओटोमन साम्राज्य का विघटन किया और वहाँ के खलीफा के साथ दुर्व्यवहार किया है, इसलिए ये आंदोलन हुआ जिसे खिलाफत आंदोलन कहते हैं। इन खिलाफत आंदोलन में गांधी जी और कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में जो हो रहा था दिसंबर 1919 में, इसका समर्थन मिल गया। खिलाफत आंदोलन का इसके गांधी जी का समर्थन मिल गया, और ये क्या हो गया और उग्र हो गया और उग्र हुआ। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष गांधी जी को बनाया गया। और खिलाफत आंदोलन के 3 सूत्री मांग पत्र था कि तुर्की के सुल्तान यानी खलीफा को लौकिक अधिकार प्रदान किया जाए, अरब प्रदेश में खलीफा का, अरब प्रदेश के जो मुसलमान है वो भी खलीफा की बात माने, और खलीफा को मुसलमानों के पवित्र स्थल का संरक्षक बनाया जाए। और 17 अक्टूबर 1919 को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया, और हर साल शायद मनाया जाता है। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1920 में 2 प्रस्ताव पर थे, असहयोग आंदोलन चलाना और पंजाब में निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले पदाधिकारी को दंडित करने के लिए सरकार को विफलता पर भी बोला गया कि जो सरकार विफलता प्राप्त कर रही है, इसको हत्या जो किया इतना लोग को उसको सजा क्यों नहीं दे रही है। तो दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर से कलकत्ता अधिवेशन की पुष्टि किया गया। और असहयोग आंदोलन अब गांधी जी चलाएंगे। तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1920 तक 22 तक चला, और गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था जिसमें पूरा देश भाग लिया था। पूरा देश कौन से आंदोलन में लिया भाग? असहयोग आंदोलन में।
गांधी जी ने कहा, हम सब मिलकर हिंसक रूप से अंग्रेजी वस्तु का बहिष्कार करें तो 1 वर्ष में आज़ादी हमको मिल जाएगा। कितने दिन में? 1 वर्ष में आज़ादी मिल जाएगा। इन वकीलों ने न्यायालय जाना छोड़ दिया। विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल एवं कॉलेज का बहिष्कार किया। अंग्रेजों ने वस्तुओं तथा कामों को करना छोड़, अंग्रेजों का जो धोबी था कपड़ा धोना छोड़ दिया, जो नाई था अंग्रेजों का बाल करना छोड़ दिया, और जो बावर्ची था खाना बनाना छोड़ दिया। इससे अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ। और इस आंदोलन में स्वदेशी को अपनाना, चरखा को लोकप्रिय बनाना, तिलक स्वराज कोष हेतु 1 करोड़ रुपया जमा करके 20 लाख चरखी को पूरे भारत में वितरण करवाना, ये सब नियम लगा हुआ था। और आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय विद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ विश्वविद्यालय तथा काशी विद्यापीठ की स्थापना की। और प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत 17 नवंबर 1921 को राष्ट्रीय हड़ताल के रूप में किया गया। उसमें हड़ताल चल रहा था और उस समय प्रिंस ऑफ वेल्स आ गया था। देखा क्या हो रहा। तथा साइमन वापस जाओ का नारा लगाया था कि 1928 में जो साइमन कमीशन आया था, और 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचने पर इसका स्वागत काले झंडा और हड़ताल से हुआ। और तथा साइमन कमीशन जाओ के नारा लगे। इसी के विरोध में लाला लाजपत राय ने अमृतसर में पंजाब में सैंडर्स के ऊपर पंजाब के सैंडर्स ने जो सैन्य अधिकारी था, सैंडर्स ने लाठीचार्ज कर दिया, जिससे चोट लगने के कारण गांधी थी लाला लाजपत राय को कुछ दिन बाद ही मृत्यु हो गया। और सैंडर्स की हत्या के आरोप में ही भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया। लाला लाजपत राय का कथन था कि मेरे पीठ पर पड़ी एक एक लाठी का वजन मेरे ताबूत के कील के